Students, welcome to my video lecture series. Today in this video, I will be discussing about centralization versus decentralization viewpoints as an issue of curriculum development. Curriculum development is the planning, designing and organizing of the curricular experiences so that the desired learning experiences can be infused among the लर्नर्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, पाठ्यचर्या विकास क्या है। ये पाठ्यचर्या विकास जो है ये योजना, उसका डिज़ाइन बनाना और उसके बाद उसको संगठित करना, सारा जो अनुभव है, अधिगम अनुभव को, ताकि ये छात्रों में इन्फ्यूज़ हो सके। तो इस तरह से हम इसको करिकुलम डेवलपमेंट कहते हैं। और जो करिकुलम डेवलपमेंट है ये बहुत सावधानी के साथ हमें करना पड़ेगा ताकि हम अपना जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसे हम प्राप्त कर सकें। शिक्षा का जो उद्देश्य है या लक्ष्य है ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे और प्रायोरिटीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन और द स्टेट। जो कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ और जो प्रायोरिटी, प्राथमिकताएं जो है, ये बहुत बड़ा एक निर्णायक घटक होते हैं जो कि शिक्षा का जो उद्देश्य या लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। सो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है, पाठ्यचर्या की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो पाठ्यचर्या का जो विकास है वो विभिन्न पथ दे के अग्रसरित होता है। और ये जो है ना, वो भिन्न तरह से, भिन्न संदर्भों में और भिन्न प्राथमिकताओं में ये अपने आप को देखता है। मतलब ये जो करिकुलम डेवलपमेंट है, इट टेक्स डिफरेंट पाथ्स फॉर डिफरेंट एरियाज, यू नो, रीजन्स और नेशंस और स्टेट। दिस इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म thing. The developmental process is not a uniform thing for all the areas, that means all the states or all the countries. So it differs from region to region and place to place. So in this in a vast country of India, vast country like India, which is a conglomeration of federal states, there is always a matter of discussion of whether the curriculum should be centralized or it should be decentralized. मतलब क्या है, ये जो भारतवर्ष एक इतना एक विशाल देश है और ये हमेशा एक मैटर है कि मैं डिस्कशन का एक मैटर बनता है कि जो इतने बड़े देश को का जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा को लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए क्या हमें एक केंद्रीकृत पाठ्यचर्या या विकेंद्रीकृत पाठ्यचर्या की आवश्यकता पड़ेगी या पड़ती है। As India is vast country with variations in many aspects from geographical, cultural, historical, etc., we cannot say that a single particular approach to curriculum development, that is centralized or decentralized, can cater its need. So there are different views regarding the development of curriculum, whether centralized or decentralized. So ये जो मत है, भिन्न मत है कि जो पाठ्यचर्या है भारतवर्ष में वो केंद्रीकृत होना चाहिए या विकेंद्रीकृत होना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। सो अब आइए हम लोग देखते हैं कि सेंट्रलाइज्ड करिकुलम क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम क्या है, तो क्या क्या इनका जो फोकस किस में है। तो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम उसे हम कहेंगे, मैंने केंद्रीकृत पाठ्यचर्या, उसे हम कहेंगे कि जो पाठ्यचर्या का विकास या निर्माण जब होता है तब जो डिसीशन, जो निर्णय लिया जाता है इस पाठ्यचर्या का विषय वस्तु, इसका योजना पद्धति या योजना प्रक्रिया और इसका जो कार्यान्वयन है इस पाठ्यचर्या का, ये एक मैंने केंद्र या मैंने राष्ट्र स्तरीय ऑफिस जो है कार्यालय में लिया जाता है, जो कि यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कहते हैं, HRD मिनिस्ट्री में लिया जाता है। तो इसको हम केंद्रीकृत
पाठ्यचर्या कहेंगे, जो कि सेंट्रली डिसीजन लिया जाता है पर्टेनिंग टू द कंटेंट, प्लानिंग प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो ये जो योजना बनता है पाठ्यचर्या का, और इस योजना में जो हम देखते हैं कि क्या विषय वस्तु रहेंगे, किस तरह से इसका कार्यान्वयन होगा, ये सारा चीज़ जो निर्णय होता है ये माने केंद्र में होता है। जो राष्ट्र का जो सरकार है, जो मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये निर्गत होता है, तो इसको हम केंद्रीकृत कहेंगे। और इस केंद्रीकृत पाठ्यचर्या का जो मुख्य फोकस है, मुख्य बल है, वो किस पे रहता है? तो पहला तो सबसे बड़ा प्राथमिकता इसमें होता है कि नेशनल गोल्स का, राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय लक्ष्यों का, जो कि राष्ट्र का आदर्श और दर्शन पे निर्भर करता है। जिस देश का जो आदर्श है और जो दर्शन है, उस पे वो निर्भर करता है। उसी के हिसाब से हम अपना राष्ट्रीय लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। माध्यम क्या होता है? माध्यम होता है पाठ्यचर्या। फिर ये देखता है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म मोड ऑफ सर्टिफाइंग द लर्नर्स। तो अगर ये पाठ्यचर्या केंद्रीकृत होता है तो जो सर्टिफिकेशन, हम जो उसको सत्यापित करते हैं शिक्षार्थियों को आफ्टर द कोर्स और जो पाठ्यक्रम है उसके पश्चात जो हम सत्यापित करते हैं कि ये इसमें उत्तीर्ण हुआ, तो वो एक यूनिफॉर्म माने समान रूप से पूरा भारत में या उस देश में वो उसको हम देखते हैं, माने समानता आता है उसमें, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आता है। देन मेंटेनिंग और एस्टैब्लिशिंग पैरिटी अमंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम अक्रॉस द नेशन। तो ये जो है ना, वो स्टैंडर्ड जो है, जो स्तर है शिक्षण का या अधिगम का, वो एक समान स्तर होना चाहिए। पैरिटी मतलब इक्वली, माने जो स्टैंडर्ड है वो इक्वल होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर अलग अलग अभी हम अगर आप देखे होंगे कि कुछ देशों में, जैसे भारतवर्ष में कोई पढ़ाई होता है तो अगर वही पढ़ाई नेपाल में होता है तो यहाँ पे उसका उतना मान्यता नहीं होता है। जैसे हम मेडिकल का कोर्स बोलेंगे जो MBBS का डिग्री अगर आप नेपाल से या रशिया से सब लेके आते हैं तो इंडिया में उसको मान्यता नहीं है, मतलब वो पैरिटी हम इक्वल नहीं मानते हैं। तो उसके लिए उसको फिर से एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा यहाँ पे कि वो प्रैक्टिस कर सके भारतवर्ष में। मैंने ये जो पेशा है फिजिशियन का, डॉक्टर का, वो यहाँ बैठ के कर सके। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दो अलग अलग करिकुलम है। नेपाल का करिकुलम हो सकता है या रशिया का हो सकता है कि हमारे से बहुत हम उसको मान्यता नहीं दिए हैं, क्योंकि कुछ कमियां ज़रूर होंगी। तो उस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि देयर इज़ नो पैरिटी अमंग द टू। वैसे ही अगर एक देश में विभिन्न तरह का करिकुलम रहा तो वो पैरिटी मेंटेन होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सेंट्रलाइज जो केंद्रीकृत पाठ्यचर्या है उसमें हम पैरिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं कि कहीं से भी वो पास किया हो, चाहे वो कश्मीर से या कन्याकुमारी से, तो हम देखेंगे कि दोनों में अगर वो कोई डिग्री लिया है तो माने दोनों बराबर हो और दोनों बराबर का मान्यता मिलता है दोनों को। तो ये दिस इज एस्टेब्लिशिंग पैरिटी थ्रू द सेंट्रलाइज्ड करिकुलम। देन इवैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द HRD। जो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम है उसमें जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, इवैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट्स है, टूल्स है, वो भी उसी में प्रेस्क्रिप्शन मैंने प्रेस्क्राइब होके आता है, मैंने वहीं से निर्धारित होके आता है कि किस तरह से इवैल्यूएशन होगा। जो परीक्षाएं हम देते हैं, अगर वो केंद्रीकृत पाठ्यचर्या है तो उस हिसाब से उसका स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन भी उसी पे निर्भर करेगा, ना कि राज्य अपना या जो ग्रास रूट लेवल पे है वो अपने तरीके से एग्ज़ाम लेंगे या उसका जो टूल्स है उसको यूज़ करेंगे। टेक्स्ट बुक्स आर इन कंप्लायंस विद द नेशनल स्टैंडर्ड्स। जो भी पाठ्य पुस्तक है वो नेशनल समझ राष्ट्रीय स्तर का होता है इसमें।
तो क्योंकि स्टेट को मिलता है कि आप पाठ्य पुस्तक बनाए, लेकिन जब हम केंद्रीकृत पाठ्यचर्या को फॉलो करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वो माने नेशनल लेवल में वो मैचअप करता हो, मतलब वहाँ का स्टैंडर्ड मेंटेन करता हो यहाँ पे। और जो सब्जेक्ट्स है प्रत्येक स्टेट में हम जो फॉलो करते हैं केंद्रीकृत करिकुलम में, ये किया गया कि वहाँ से आया कि इन सब्जेक्ट माने ये जो विषयों का पठन पाठन होगा, कोर सब्जेक्ट्स जो है, जो अनिवार्य सब्जेक्ट्स है, उसके साथ जो इलेक्टिव है, वो इलेक्टिव का भी एक लिस्ट आएगा, एक सूची आएगा, जिसमें से कि स्टेट जो है वो अपना उस सूची में से कुछ एक इलेक्टिव को चयन कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो सारा जो प्रक्रिया है मैंने पाठ्यचर्या का, वो केंद्र पे निर्भर करता है, केंद्र उसको डिज़ाइन करता है और क्या रहेगा उसमें ऑर्गेनाइज भी करता है कि क्या कंटेंट रहेगा, कितना रहेगा, उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे क्या होगा, और जो सर्टिफिकेशन जो है वो कैसे होगा, और ताकि वो पूरा भारतवर्ष में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे और सबको इक्विवेलेंट माने। सब सारा डिग्री, सपोज आप कहीं से भी ग्रेजुएशन किए हो भारतवर्ष में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उसको इक्विवेलेंट माना जाता है, नहीं कि ये यहाँ से किया है तो उसका 10 पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, यहाँ किया कम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केंद्रीकृत पाठ्यचर्या। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाता है और नेशनल गोल्स को अचीव करने में ये एक बहुत बड़ा साधन होता है। नाउ कम टू decentralized curriculum. Now here the decision pertaining to the content planning and organizing and implementation of curriculum is taken by the local authority or the individual state. ये सारा जो पहले केंद्र में होता था, अगर हम डिसेंट्रलाइज में आए, विकेंद्रीकरण जिसको कहते हैं, मतलब डेलीगेशन, डिवोल्यूशन एंड डी-ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ को हम अगर यहाँ तक ले आए, मतलब 3 तरह से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। एक तो है डेलीगेशन, मतलब आप पावर किसी को देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू, समबडी हैज़ टू वर्क। एंड डिवोल्यूशन, पूरा यहाँ से हटा के वहाँ दे देते हैं, मैंने एक कार्यालय का जो एक्टिविटी है उसको संपूर्ण यहाँ बंद करके दूसरा जगह देते हैं। तो इस तरह से हम डिसेंट्रलाइज करते हैं करिकुलम के, वो इसी तरह से डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, या लोग सोचते हैं कि ये होने से अच्छा होता है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन जब होता है तो डिसीजन मेकिंग जो है रिगार्डिंग द कंटेंट, द प्लानिंग, द ऑर्गेनाइजिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट्स। ना अब अगर हम एक भारतवर्ष को एक एग्जाम्पल के तौर पे ले, तो भारत माने एक केंद्र है और बाकी स्टेट्स को अगर मिलता है, दैट इज़ डिसेंट्रलाइज। अगेन इट इज़ ए रिलेटिव टर्म। अगर स्टेट में भी हम देखते हैं, अगर स्टेट का भी करिकुलम है तो जोन वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम उसको देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बिकम्स डिसेंट्रलाइज, स्टेट बिकम द सेंट्रलाइज। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो लेट अस टेक ए ब्रॉडर व्यू। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री एंड वहाँ से जो आता है दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड, और जो स्टेट्स में होता है दैट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। तो ये क्या है, क्यों होता है डिसेंट्रलाइज, हम क्यों करना चाहते हैं? तो डिसेंट्रलाइजेशन का मुख्य जो रीज़न है, जो कारण है, वो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो है उसको डेमोक्रेटिक करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द citizens or the people or the learners of that particular area. So this is democratization. Then next one is improved efficiency. Efficiency जो है उसको बढ़ाने के लिए हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। माने जो इनपुट, एफिशिएंसी को हम कैसे देखते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट कितना दे रहे हैं, आउटपुट कैसे होगा। अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो सारा पावर स्टेट के पास आ जाएगा, सारा मॉनिटरिंग से लेके इवैल्यूएटरी पावर्स भी स्टेट में रहेगा। तो जितना इनपुट देंगे वो माने इट कैन बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड इवैल्यूएटेड एंड असेस्ड, सो दैट वी कैन सी, माने वो थोड़ा सा पावर जो है एकदम नज़दीक में जब आ जाता है तो उसको मॉनिटर करने में इजी होता है। तो इनपुट आउटपुट माने जो रेशियो है उसमें बदलाव आ जाता है, तो वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। फिर तीसरा है एनहांस क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग और एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए भी हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं कि क्वालिटी का डायमेंशन बहुत बड़ा व्यापक है, उसमें बहुत सारा चीज़ें आती हैं। तो अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो यही हम बोलते हैं कि पावर जो है मैंने नज़दीक में आता है और वो पावर की यूटिलाइज करके हम क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। Here in this decentralization of curriculum,
कम्युनिटीज़ इनिशिएट द चेंज टू सूट देयर लोकल नीड्स। जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वो इनिशिएशन लेता है कि हम परिवर्तन लाएंगे करिकुलम में, ताकि वो हमारे जो लोकल नीड्स है, स्थानीय ज़रूर आवश्यकताएं हैं, उसे वो पूरा कर सके। देखिए, स्थानीय आवश्यकता अगर बोलेंगे तो बहुत एक ये चीज़ है जो कि सेंटर में बैठ के आपका स्थान, माने आपके जो लोकल एरिया में क्या हो रहा है, क्या आपका यहाँ का शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को चाहिए, ये दिल्ली में बैठ के लोग नहीं उसको भाप सकते। तो ये जो स्थानीय ज़रूरत, जैसे अगर हम बोलेंगे ये एक ट्राइबल स्टेट है, यहाँ का ज़रूरतें कुछ और है, हम एग्जैक्टली पूरा सेंटर को फॉलो करके यहाँ अगर हम एजुकेशन देते हैं तो कुछ जो ट्राइबल बच्चे हैं वो अपने आप को उस एजुकेशन सिस्टम में कहीं नहीं खोज पाते हैं, मतलब वो अपने आप को वहाँ फिट नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका जो अनुभव है और उनका जो ज़रूरत है वो उस चीज़ को, वो सेंट्रलाइज करिकुलम में स्थान नहीं मिला है। और उस पाठ्यचर्या को अगर हम यहाँ लागू करते हैं तो बच्चे जो है डिसइंटरेस्ट होके स्कूल छोड़ देते हैं। सो ड्रॉप आउट का भी एक कारण है। तो यही हम बोलते हैं स्थानीय नीड। जैसे हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे ट्राइबल आर्ट है तो वो चीज़ सेंट्रल लेवल पे हो सकता है कि नहीं पता हो। जैसे हम बोलेंगे सरायकला में छऊ नृत्य है, तो वो छऊ नृत्य भी एक लोकल नीड बन जाता है कि हम अपना कल्चर को इस तरह से संरक्षित करें कि छऊ नृत्य जो है संरक्षित होकर, तो ये भी करिकुलम में ऐड हो सकता है। तो वो तो सेंट्रल लेवल पे ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे तो दीज आर द करिकुलर माने लोकल नीड्स। देन लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर बेस्ड ऑन व्हाट आर अवेलेबल लोकली। जो भी हम अधिगम अनुभव माने अनुभव प्रदान करते हैं, वो जो अनुभव है वो स्थानीय माने स्तर पर उपलब्ध होना चाहिए। माने लोकलिटी में जो अवेलेबल, जो चीज़ हम कोई चीज़ एग्जाम्पल देंगे और वो चीज़ एग्जाम्पल जो देंगे वो इस लोकलिटी में पाया जाता हो, अन्यथा बच्चा उसको समझ नहीं पाता है। तो ये चीज़ को हम देखेंगे कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो है, मैंने इसमें डिसेंट्रलाइज में ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत लोकल हो। मैंने पहले भी कह चुका है, जो भी आपका जो लोकल स्पेसिफिक रिसोर्सेस है या कुछ भी आप फ्लोरा एंड फौना ले सकते हैं जो आपके यहाँ अवेलेबल है, आप उसी का एग्जाम्पल देंगे, उसके आधार पे आप अनुभव देंगे ताकि वो समझ पाए इस चीज़ को। नहीं तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देन सब्जेक्ट्स जो सेंटर प्रेस्क्राइब करता है डिसेंट्रलाइजेशन में, सब्जेक्ट वही हो सकता है लेकिन कंटेंट जो है वो थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है। अब देखिए, हिस्ट्री हमें पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, तो जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, तो वो जब सेंट्रलाइज्ड होके आता है तो कुछ नेशनल फिगर्स का बात आता है उसमें। रीजनल फिगर्स वहाँ हम थोड़ा नहीं, माने सेंटर ने कितना रीजनल हीरोज़ को वो स्थान देगा उसमें। तो जैसे वो ही चीज़ जब यहाँ आ जाता है तो फ्रीडम फाइटर्स में हम दूसरों को पढ़ाएंगे। तो एग्जांपल झारखंड का अगर लेते हैं तो हम इसमें बिरसा मुंडा का नाम भी ज़रूर मेंशन करेंगे और उनके बारे में भी पढ़ाएंगे। तो सब्जेक्ट वही है हिस्ट्री, लेकिन कंटेंट में परिवर्तन होता है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक बच्चे इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे। अपना जो रीजनल जो हाइलाइट्स है, इस चीज़ को बच्चा जो है कभी समझ ही नहीं पाएंगे अगर संपूर्ण रूप से हम सेंट्रलाइज करिकुलम को फॉलो करेंगे तो। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का ज़रूरत है। मैंने जो डिसेंट्रलाइजेशन करिकुलम के फॉर्म में बोलते हैं या जिनका जो दृष्टिकोण है कि विकेंद्रीकृत पाठ्यचर्या होना चाहिए, उनका ये तर्क है कि ये होने से रीजनल इम्पोर्टेंस बढ़ता है। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक जो राज्य है वो अपना एक करिकुलम तैयार करता है और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर राज्य, उस राज्य का जो ज़रूरत है, उस लोकेलिटी का जो ज़रूरत है, उसको देखते हुए राज्य तैयार करता है। जो टेक्स्ट बुक है, इट मे नॉट बी सेंट्रली अप्रूव्ड बट इट शुड बी इन द लाइन ऑफ द सेंटर, बट ऑलवेज इट डिड नॉट टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द सेंटर। देन इवैल्यूएशन डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इवैल्यूएशन प्रोसेस भी डिफ़र करता है स्टेट टू स्टेट। कोई स्टेट आप देखे होंगे डिफरेंट जो मेथड है इवैल्यूएशन का, वो स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है। आप देखिए कुछ यूनिवर्सिटी में आज भी 10 प्रश्न आते हैं, लिखते हैं कि आंसर एनी 5, तो वो ट्रेडिशनल चला आ रहा है। लेकिन कुछ है कि मल्टीपल चॉइस देते हैं,
फिर शॉर्ट टाइप देते हैं, लॉन्ग टाइप देते हैं। तो ये सारा देयर आर डिफरेंसेस इन इवैल्यूएशन। कुछ इंटरनल मार्किंग का जो स्कीम है वो उसमें ध्यान देते हैं, उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कोई एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को देते हैं। सो एग्जामिनेशन जो इवैल्यूएशनरी रिफॉर्म्स जो है वो अपना स्टेट पे डिपेंड करता है, वो किस तरह से करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड में आपने ये फ़र्क देखा। अब आइए कि इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं ये दोनों में। इश्यूज़ मतलब क्या क्या मुद्दा उठता है इस सेंट्रलाइज्ड करिकुलम में या डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम में। ना उसी सेंट्रलाइज्ड करिकुलम जब सेंटर बनाता है इस चीज़ को, सो मेनी इश्यूज़ अराइज ड्यू टू इज सेंट्रलिसिटी एंड मेनी थिंग्स are ignored in this centralized curriculum. The first and foremost issue is addressing to the plural condition of the nation with respect to geography, history, politics, culture, society, religion and economics. तो देखिए ये जो इतना बड़ा देश है इसका हिस्ट्री में अब मैंने ये जो प्लूरल कंडीशन है, मैंने बाहुल्यता जो है, जो बहुल स्थिति है इसमें, तो बाहुल्यता किन आयामों में है, तो वो है ज्योग्राफी में भी हो सकता है, मतलब जो रीजन को लेके हमारा जो डिफरेंसेस है, हिस्ट्री में जो डिफरेंसेस है, पॉलिटिक्स में जो डिफरेंसेस है, कल्चर में, सोसाइटी में, रिलीजन में, इकोनॉमिक्स में, ये सारा चीज़ को हम अगर देखेंगे तो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम जो है इन सबको एड्रेस नहीं कर पाता। मैंने इन सबको इन सब के लिए जो पाठ्यचर्या उस तरह से तैयार नहीं कर सकता है कि इन सारे चीज़ों को वो ध्यान में रख सके, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस है। मैंने प्लूरलिटी एज ए डिटरमाइनिंग फैक्टर जब बताया था उसमें बताए थे इन सारे चीज़ों को। अब थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। अब नाउ कम टू हिस्ट्री। अब देखिए अगर हम सेंट्रल लेवल में इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, फ्रीडम फाइट पढ़ते हैं, तो सेंट्रली लोग बोलते हैं क्या कि 1857 1857 में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। 1857 सिपाही म्यूटिनी को हम पहला भारतीय नेशनल फ्रीडम मूवमेंट कहते हैं। अभी 2 साल पहले की बात है, 2017 में उड़ीसा गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपया दिया कि आप पहला स्वतंत्रता संग्राम को सेलिब्रेट कीजिए। तो पहले मैंने 200 साल पूरा हुआ, मतलब ये 1817 में एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जो कि जिसको कि हिस्ट्री ने भुला दिया। मैंने नेशनल लेवल पे वो नहीं स्थान आया, लेकिन रीजनल लेवल पे आज भी उड़ीसा के लोग बोलते हैं और इस चीज़ को उन्होंने वहाँ पे रखा। तो प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा है कि इस चीज़ को हम करिकुलम में ले आएंगे। तो पहला जो फ्रीडम मूवमेंट था वो 1817 में शुरू हुआ खोर्धा जिला में उड़ीसा का। तो इट वॉज नोन एज द पाइको मूवमेंट, पाइको विद्रोह। तो पाइको इज अ वॉरियर क्लास पीपल हु हैव स्टार्टेड रिवोल्टिंग द ब्रिटिश एम्पायर एंड इट स्प्रेडेड ऑल ओवर उड़ीसा एंड इट्स ए मेजर रिवोल्ट। सो इट कैन बी टर्म्ड एज, मैंने अब देखिए ये चेंज हो सकता है हिस्ट्री में, इट्स नॉट कि यही एक है, लेकिन इसमें बातचीत हो रही है और भाजपा सरकार ने इसमें सहमति दिया है। तो ये हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को आप कैसे एड्रेस करेंगे हर रीजन का। इसके बाद क्या होता है कि कुछ केरल के लोग बोलते हैं कि नहीं, उससे पहले 1817 से पहले हमारे यहाँ विद्रोह हुआ था ना, उसी हिस्ट्री चेंजेस। अब वो उनका विद्रोह को वो वहाँ पे बताते हैं, उड़ीसा में उड़ीसा का विद्रोह होता है। अगर यहाँ झारखंड में आएंगे तो बिरसा मुंडा के बाद भी वो लोग बोलेंगे पहले हुआ था। तो इस तरह से द सेंट्रल करिकुलम इट इज़ अनएबल टू एड्रेस सच टाइप ऑफ प्लूरल इश्यूज़। जो इशू है ये हिस्ट्री का, तो ये एड्रेस करना मुश्किल है। क्यों? देखिए हर रीजन जो हर स्टेट जो है अपना जो विजय गाथा या गारिमा जो गाथा होता है, सब अपने आप को महिमा मंडित करना चाहते हैं और ये होना भी चाहिए ताकि उस रीजन के बच्चे भी फील करें कि येस वी हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट एंड वी स्टैंड एज ए यूनिट ऑफ द होल नेशन। तो हम इस चीज़ को भी एड्रेस, मैंने ये एक इशू बन जाता है। लाइक वाइज द कल्चर, द लैंग्वेज इशू भी आता है, किस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। हिंदी को जो बना दिया गया कि एक उसको साउथ में एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इट बिकम्स ए इशू। कल वहाँ अगर सेंट्रलाइज करिकुलम को अगर फॉलो करते तो हिंदी को कंपलसरी लोगों रखना होता, दे डिडंट फॉलो इट। सो ये एक इशू कि किस तरह से लैंग्वेज को हम कैसे क्या, मैंने कौन सा लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देंगे, किसे हम नहीं देंगे, किसको हम ये करेंगे। तो हिंदी
अंग्रेजी को कंपलसरी बनाया गया, तो हिंदी उसके साथ भी आता था, लेकिन हर राज्य को फ्रीडम मिला कि वो आप अपने आप अपना लैंग्वेज को इस्टेब्लिश कीजिए वहाँ पे, वहाँ जो माध्यम हो उसके ज़रिए हो सकता है। तो दीज आर द इश्यूज़। वैसे ही सोशल है, रिलीजियस इश्यूज़ आर ऑल्सो देयर, इट कैन नॉट एड्रेस टू द रिलीजियस इशू। काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर एक एक डिस्क्राइब करेंगे, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्लूरलिटी, सो प्लीज़ रेफर टू दैट लेक्चर एंड ट्राई टू consolidate and combine these things and put it here in your notes. So these are the first issue is plurality is a issue that cannot be addressed by the centralized curriculum. Second one is addressing to the local needs. लोकल नीड को मैंने अभी कहा कि लोकल नीड जो स्थानीय आवश्यकता है उससे वो पूरा नहीं कर सकता है, मैंने उसको एड्रेस नहीं कर सकता, संबोधित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो हर लोकेलिटी से उनका जो अवेयरनेस है वो नहीं है। तो लोकल नीड्स बहुत तरह का हो सकता है कि मैंने कुछ लोकल नीड्स होता है कि ज़रूरत जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो है उस लोकेलिटी के हिसाब से होगा, तो वो लोग ज़्यादा उसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर वीविंग कम्युनिटी कहीं पे है, जो तांत हम लोग बोलते हैं, तांत का हर राज्य में अपना एक तो वीविंग हिस्ट्री है, अपना ट्रेडिशन है, तो उसको भी हम अगर समृद्ध करना चाहेंगे, उसको हम रोज़गार के रूप में लेंगे, तो उनको टेक्नोलॉजी के साथ युक्त करके उनका जो आर्ट फॉर्म है, जो वीविंग आर्ट है, उसको अगर हम बढ़ावा देंगे तो बच्चे वहाँ के रोज़गार उन्मुखी होंगे, जो कि क्योंकि हैंडमेड जो वीविंग होता है, हैंड वीविंग होता है, वो टाइम टेकिंग होता है, सो इट बिकम्स वेरी कॉस्टली, उसका परचेजर बहुत घट जाते हैं, तो रोज़गार उतना नहीं हो पाता। अगर इसी चीज़ को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको दिया जाए इस चीज़, तो परचेजर होंगे, तो वहाँ का जो लोकल यूथ है वो आर्ट फॉर्म भी ज़िंदा रहेगा और उनको रोज़गार भी मिलेगा। तो इस तरह से देयर आर सो मेनी लोकल इश्यूज, लोकल नीड्स दैट सेंट्रलाइज्ड करिकुलम इज अनेबल टू एड्रेस। दिस सेंट्रलाइज्ड करिकुलम इट फोकसेस अपॉन द नॉलेज, मैंने कंटेंट पे फोकस है, नॉलेज पे फोकस है, तो नॉलेज पे फोकस करके वो सर्टिफाई करता है, लेकिन it is devoid of the attitude and the skills that are particular to a particular society. जो attitude है और जो skills है particular society का, वो उसमें नहीं आ पाता है। तो केवल नॉलेज होने से हम नहीं बोल सकते कि इट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो उस सोसाइटी को लेके जो स्किल्स है और जो एटीट्यूड है वो भी डेवलप करना है। तो सेंट्रलाइज करिकुलम ये एक इशू बनता है, एक मुद्दा, इस मुद्दे को वो संबोधित नहीं कर सकता है। Then addressing to the creativity and the initiatives of the teachers. हर राज्य हर देखिए क्रिएटिविटी जो है वो किसी का बपौती नहीं होता है, माने इट इज़ यूनिवर्सल, कहीं भी हो सकता है। तो आप जो फिक्स करते हैं करिकुलम, उसी के आधार पे पढ़ाना है, उसी के आधार पे आपको अनुभव देना है। तो जो टीचर है और जो कम्युनिटी है उसका जो क्रिएटिविटी एस्पेक्ट है वो यहाँ रेस्ट्रिक्ट होता है इस करिकुलम के माध्यम से। सो इसको हम भी सेंट्रलाइज करिकुलम एड्रेस नहीं कर पाता। जो क्रिएटिविटी का हनन होता है या उसका रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि अगर आप फ्रीडम छोड़ते हैं तो शिक्षक जो है अपने स्तर पे कुछ नई बातों को बता सकते हैं, मैंने अपना सोसाइटी को लेके, और कम्युनिटी के ज़रिए से भी ये क्रिएटिविटी आ सकता है। क्यों हम इसको क्या कहते हैं, पोर्टल हो। आप देखे होंगे बहुत सारा जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड स्किल्स है और जो क्रिएटिविटी है वो हम धीरे धीरे खो रहे हैं, और एक दो पैरिटी की ओर मूव करें, एक ही जैसा करिकुलम पर, तो हमारा जो अपना पहचान है क्रिएटिविटी को लेके वो धीरे धीरे घट रहा है। नाउ कम टू द इश्यूज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम। जो डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम अगर होता है तो उसमें क्या इशू है। तो पहला चीज़ है, फर्स्ट इशू इज़ एड्रेसिंग एंड अचीविंग द नेशनल गोल्स। तो अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो हम जो नेशनल गोल, जो राष्ट्रीय उद्देश्य, जो लक्ष्य को हम तो वो हम नहीं उसको संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि हर राज्य अपने राज्य को ही महत्व देता है। तो फिर हम डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, और इसमें यूनिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को खतरा आ सकता है। तो इस चीज़ को वो एड्रेस नहीं कर पाता कि हाउ टू इंटीग्रेट द स्टेट विद द नेशन, एंड एज ए नेशन हाउ कुड वी हमने टेक अ प्राइड दैट वी स्टैंड एज ए नेशन। डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो राज्य का एम्फोसिस बढ़ता है, मैंने राज्य पे जो बल है वो बढ़ता है, राज्य का हर बात को हम ज़्यादा इंटरेस्ट और एम्फसाइज करके बच्चों तक पहुंचाते हैं।
Then the next one is addressing and ensuring the parity in standards among students across the nation for free movements of students across the nation for admission and job. तो देखिए पैरिटी मेंटेन नहीं होता है अगर हम डिसेंट्रलाइज करते, स्टेट अपना बनाता है, सेंटर अपना बनाता है, तो एक स्टेट दूसरा स्टेट को नहीं मानता है। आप देखिए पहले बिहार बोर्ड जब था, बहुत पहले की बात मैं करूं, तो यहाँ मैट्रिकुलेशन होता था विदाउट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का इतना एम्फेसिस नहीं था यहाँ पे। जबकि अब नेबरिंग स्टेट चले जाइए तो वहाँ अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो उस कंडीशन में जो ये जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स का एक राज्य से दूसरे राज्य, पढ़ाई के लिए हो या नौकरियों के लिए हो, तो वो जहाँ इंग्लिश लैकिंग होगा, तो जहाँ पे इंग्लिश हो रहा है तो वो लोग तो नहीं लेंगे वैसे बच्चों को। तो ये जो पैरिटी है, ये जो समानता है, वो मेंटेन नहीं करता। तो डिसेंट्रलाइज करिकुलम जो है इस चीज़ को मैंने इसको भी हैंडल नहीं कर सकता, इसको संबोधित नहीं करता है। तो ये चीज़ देन एंड ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आप देखे होंगे कि बोलते हैं कि साउथ में पढ़ा है बहुत अच्छा, यहाँ दिल्ली से पढ़ा है तो बहुत उसका स्टैंडर्ड होगा, दिल्ली से पढ़ा है। क्यों ऐसा? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने हमारा करिकुलम, आप झारखंड का करिकुलम हो या हमारे ईस्टर्न जोन का जहाँ का भी करिकुलम, दिल्ली यूनिवर्सिटी का करिकुलम से आप कंपेयर करेंगे तो हमें लगता है कि हम कहीं पीछे हैं उनसे। तो क्यों पीछे है हमारा? क्योंकि स्टेट अपना करिकुलम बनाया है उस हिसाब से। तो होता क्या है कि हम वो जो क्वालिटी वहाँ मेंटेन होता है, हम लोग यहाँ मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये अगर सेंट्रलाइज होगा तो एक ही जैसा क्वालिटी होगा, डिसेंट्रलाइज इसको एड्रेस नहीं कर पाता है। देन द इशू कम्स ऑफ एड्रेसिंग एंड ensuring the availability of curricular materials as it has to be produced at every state level. अब देखिए करिकुलम बनता है तो करिकुलर मटेरियल भी बनता है उसके साथ। माने जो लर्निंग, सपोज हम बोलेंगे कि अभी स्कूल एजुकेशन में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए जो जो मटेरियल चाहिए था, ब्लैक बोर्ड, चॉक, रस्टर या और जो भी किताबें, ये सेंट्रली आता था। सेंट्रल उसको अगर सेंट्रलाइज करिकुलम में डाला है तो उस चीज़ को वो प्रोवाइड करता है। अगर आप स्टेट में करेंगे तो हर स्टेट अपना अपना करेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली हैव टू डेवलप, तो हर स्टेट का ऊपर खर्चा आएगा। और जब मास में कोई चीज़ प्रोडक्शन होता है तो वो ईजिली होता है, और ये जो जब इंडिविजुअल पृथक आप करेंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भागेगा, तो इट विल बी अ बर्डन टू आवर इकोनॉमी। तो यहाँ इकोनॉमी कंडीशन को ये एड्रेस करता, मैंने ये एक इशू बन जाता है इकोनॉमी। एंड देन द ह्यूमन रिसोर्सेज, हर जगह जो है ना, जो एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्टीज़ है, वो प्रत्येक स्थान में आपको नहीं मिलेंगे। सो वी हैव अ इंटरकनेक्शन। हम एक एक्सपर्टीज़ को दूसरा जगह से ड्रॉ कर सकते हैं, हम बोरो कर सकते हैं, हम मंगा सकते हैं। अगर आप डिसेंट्रलाइज करिकुलम करते हैं तो ये इसमें भी प्रॉब्लम आता है कि ये जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप ही का लोकल लोग जानते होंगे उस करिकुलम के बारे में, तो वही लोग एड्रेस करते हैं, जो कि उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं भी हो सकता है। तो यू कैन नॉट ब्रिंग इन सम एक्सपर्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स और फ्रॉम अदर प्लेसेस सो दैट योर दैट स्टेट चिल्ड्रन विल बी एनरिच्ड, ये भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्विजिट एक्सपर्टीज टू मीट द ग्लोबल चैलेंज। ये अभी मैंने कहा कि रिक्विजिट एक्सपर्टीज आपके यहाँ नहीं होगा, आप बोरो कर सकते हैं। अगर नहीं आप बोरो करते हैं तो आपके बच्चे जो है वो ज्ञान से वंचित रहते हैं, जो कि वो फिर बाद में ग्लोबल चैलेंज को मीट करना मुश्किल हो जाता है। देन एड्रेसिंग पॉलिटिकल एंड लीगल कंसर्न्स। नाउ सी, करिकुलम शुड कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई नहीं करता तो मुश्किल होता है। एक एग्जांपल आपको देते हैं, देखिए। तो ये क्या है, जो लीगल इश्यूज़ है, लीगल कंसर्न है। अब नेबरिंग स्टेट झारखंड मूवमेंट चला तो वो केवल झारखंड से, मैंने बिहार का विभाजन नहीं चाहते थे वो लोग, उड़ीसा से, पश्चिम बंग से और छत्तीसगढ़ से कुछ एरिया लेके बृहद झारखंड का डिमांड किया था उन्होंने। तो लेकिन हुआ नहीं। तो उड़ीसा में जो करिकुलम में बहुत दिनों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि एक लीड रोल अदा किया झारखंड फॉर्मेशन में, उसको वो एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में बताया। मैंने टेक्स्ट बुक में लिखा गया कि जो जेएमएम है एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो ये बहुत दिन तक बच्चे वहाँ पढ़े। कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है कि बारीपदा, मैंने मयूरभंज में ये बात का खुलासा हुआ, किसी ने पॉइंट आउट किया। तो यहाँ से फिर जेएमएम के लीडर्स जो है शिबू सोरेन जी, वो गए और वहाँ उस चीज़ को उठाया
और वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट उसमें मैंने उसका उनको बताया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट भी संज्ञान में लिया और तुरंत उस करिकुलम से, उस टेक्स्ट बुक से उसको हटाया गया। नाउ सी इट बिकम्स ए लीगल इशू। अगर नहीं हटाते, it is not legal to state any of the parties to be a terrorist group as because क्योंकि विभाजन कोई नहीं चाहता है, वो भी नहीं चाहते थे, तो उनको एक टेररिस्ट ग्रुप में, तो बच्चों के दिमाग में आप क्या डाल रहे हैं कि जेएमएम एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो ये गलत था, ये एक लीगल इशू बनता। सो ये चीज़, ये सारा चीज़ को भी मैंने, ये एक मुद्दा बन जाता है कि बहुत सारा चीज़ जो है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जो है वो लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे उसको देखना है, जो डिसेंट्रलाइज करिकुलम कभी कभी नहीं देख पाता, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया। ना कम टू द पॉलिटिकल पार्ट, पॉलिटिक्स भी ऐसा चीज़ है, स्टेट और सेंटर में अगर नहीं समन्वय स्थापित होता है तो डिसेंट्रलाइज करिकुलम में पॉलिटिक्स जैसा होगा उस तरह से वो अपना करिकुलम को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि वहाँ क्योंकि नॉन जेएमएम या उसका समर्थक दल नहीं थे, तो उस हिसाब से उन्होंने करिकुलम को पास कर दिया कि हाँ उसको आप टेररिस्ट के रूप में दिखा सकते हैं। सो दिस बिकम्स अ इशू। सो डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम, दीज आर द इश्यूज। नाउ व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, वी कंक्लूड दैट neither the centralized nor the decentralized viewpoints is enough for a curriculum। माने आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ना तो संपूर्ण रूप से आप सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत पाठ्यचर्या पे डिपेंड कर सकते हैं, ना कि विकेंद्रीकृत पाठ्यचर्या को हम एक पैनासिया के रूप में नहीं ले सकते हैं कि सारे प्रॉब्लम जो है यही डिसेंट्रलाइज होगा तो पूरा हो जाएगा, इस तरह से नहीं है। जो भी पाठ्यचर्या हो, इट शुड गो बाय द पॉलिटिकल फिजिबिलिटी एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रलाइज हो करिकुलम। और दोनों में अगर हम देखें कि कौन सा बेहतर है, सो इट विल बी बेटर टू हैव अ एडमिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स, माने प्रॉपर ब्लेंडिंग होना चाहिए। मतलब क्योंकि हमको नेशन को सर्वोपरि रखना है, तो हम सर्टन थिंग्स जो दैट इज़ कोर टू द यूनिटी ऑफ द नेशन हैज़ टू बी मेंटेन द करिकुलम एज अ कोर सब्जेक्ट्स, जिसको सब फॉलो करना चाहिए विथ द फ्लेक्सिबिलिटी of the local needs, local aspirations that can be added by the state governments। तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के मिक्सचर होकर अगर हम इसको पेश करेंगे, तब ये करिकुलर डेवलपमेंट का जो ये इश्यूज़ है, इट कैन बी एड्रेस्ड। सो वी शुड बी मोर डेमोक्रेटिक व्हाइल प्लानिंग और डेवलपिंग करिकुलम। ये डेमोक्रेसी होना चाहिए, डेमोक्रेसी प्रिवेल करना चाहिए, मतलब स्टेट का भी उसमें रोल रहना चाहिए और नेशन का भी रोल रहना चाहिए, लेकिन नेशन को सर्वोपरि देखते हुए हम स्टेट गवर्नमेंट जो भी करेंगे, डिसेंट्रलाइज जो भी करेंगे, वो नेशन के खिलाफ जाके कुछ नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट द माने हाउ द इश्यूज़ कैन बी एड्रेस्ड। ये इशू जो उठा, मुद्दा जो उठा, उसको हम कैसे करेंगे, तो दोनों को, नेशन को सर्वोपरि, राष्ट्र को सर्वोपरि रख के हम स्टेट द्वारा जो भी दिया गया वो उस करिकुलम को समृद्ध करने, उस नेशन को समृद्ध करने की ओर बढ़ना चाहिए थ्रू द करिकुलम बाय एडिंग अप सम गुड थिंग्स, जो अच्छी बातें हैं, जो ये नहीं सिखाता हो कि स्टेट को अलग होना है या पृथक, एक नेशन से पृथक अपना पहचान बनाना है, इस तरह से नहीं करके नेशन का दायरा में, नेशन का परव्यू में स्टेट को देखना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इश्यूज़ ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। द फर्स्ट वन, centralization versus decentralization curriculum, and this all I have said from my own experiences, and very few things are available as a note you can make. You can follow this video and make some points out of it, so that you will be able to answer this question properly. It's all it all depends upon how you think, the line of your thinking, and everything cannot be spoon fed from the books or from the nets. You won't get a concrete material. I have developed this material, though it was in English, I have to speak in Hindi, so ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एक्सप्लेन करने में, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, कभी मौका मिलेगा तो I'll send it to you through the WhatsApp group. So this is for today. Thank you, and we'll meet with yet another issue
of curriculum development in the next video. Thank you and take care.